ये युवा एक ऐसी फैसिलिटी से भागने की कोशिश कर रहे हैं जो भविष्य में उन्हें काट कर मांस के रूप में बेचने की योजना बना रही है। अवैध आप्रवासी आबादी इतनी बड़ी हो गई है कि यह समाचारों में बहस का एक प्रमुख विषय बन गया है। कुछ का तर्क है कि वे सस्ते श्रम की पेशकश करके इन नागरिकों से नौकरियां छीन रहे हैं, अपराध में योगदान दे रहे हैं और अवैध रूप से ड्रग्स का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि अन्य लोग यह बताते हैं कि आप्रवासी देश में स्वादिष्ट भोजन, जीवंत संस्कृति और जोशीला संगीत लाते हैं। लेकिन अचानक सरकार अवैध आप्रवासियों और उनके बच्चों की सामूहिक गिरफ्तारी का आदेश देती है, जिससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। एक युवा जिसका नाम जेपी है, लेडी लिबर्टी नामक एक बर्गर जॉइंट पर काम करता है। आज वह ड्राइव थ्रू पर एक सहकर्मी की शिफ्ट संभाल रहा है। 2 बिगड़ैल अमीर बच्चे आते हैं और उस पर नस्लीय गालियां बकते हैं, लेकिन गुस्सा होने के बजाय जेपी उन्हें लाउडस्पीकर पर डाल देता है, जिससे वे सभी ग्राहकों के सामने शर्मिंदा हो जाते हैं। बच्चे शर्म से वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद उसकी बहन लिली और उसकी दोस्त एंड्रिया, जो जेपी की क्रश भी है, खिड़की पर आती है। जेपी एंड्रिया को प्रभावित करने की कोशिश में उसे मिल्क शेक की पेशकश करता है, लेकिन तभी उसे बाथरूम की नाली साफ करने के लिए बुलाया जाता है और सभी लड़कियां उस पर हंसती हैं। एंड्रिया फिर जेपी को बताती है कि लिली को न्यूयॉर्क में एक कॉलेज में दाखिला मिल गया है और उसे जल्द ही जाना होगा। जेपी को दुख की लहर महसूस होती है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी बहन जाए। बाद में जेपी अपनी शिफ्ट खत्म होते ही घर जाता है, ताकि लिली के घर पर होने वाले जश्न में देर न हो। लिली उसके कमरे में आती है और उसे बताती है कि वह भी कॉलेज जा सकता है, लेकिन जेपी इसे टाल देता है। वह कहता है कि वह ज्यादा हसलर टाइप का है, कॉलेज वाला नहीं। वह यह भी कहता है कि वह लिली के ग्रेजुएट होने से पहले ही अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए पर्याप्त पैसा कमा लेगा। थोड़ी और बातचीत के बाद जेपी लिली के कान के पीछे एक तितली का टैटू देखता है। लिली उसे वादा करवाती है कि वह यह उनकी माँ को नहीं बताएगा। कुछ घंटों बाद पार्टी शुरू होती है और एमेलिया एक दिल से भरा भाषण देती है। लिली अपनी माँ को आश्वस्त करती है कि जेपी घर का ख्याल रखेगा, लेकिन अचानक घर में तेज रोशनी भर जाती है और आप्रवासन कस्टम्स एनफोर्समेंट आईसी के एजेंट घर में घुस आते हैं। वे हिंसक तरीके से सभी को अलग कर देते हैं। जेपी और लिली फर्श पर पिन होने के बावजूद एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अधिकारी उन्हें हाथ पीछे बांधने के लिए मजबूर करते हैं और उन्हें खींच कर ले जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? कुछ घंटे पहले गवर्नर फिन ने आपातकाल की घोषणा की और एक आश्चर्यजनक कार्यकारी आदेश जारी किया। उन्होंने एक टास्क फोर्स को अवैध आप्रवासियों और यहाँ तक कि उनके अमेरिका में जन्मे बच्चों को गिरफ्तार करने के लिए भेजा, ये आरोप लगाते हुए कि बच्चों ने अपने माता पिता को रिपोर्ट न करके उनकी मदद की है। कुछ का कहना है कि फिन ने आगामी चुनाव से पहले अपने समर्थकों को एकजुट करने के लिए ऐसा किया। उन्होंने प्रेस को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की घोषणा की। इसके बाद अप्रवासियों के गिरफ्तार बच्चों को 2 लाइनों में बांट दिया गया, लड़के और लड़कियां, और उन्हें भीड़-भाड़ वाली जेल की कोठरियों में रखा गया। जेपी अपनी कोठरी के कोने में बैठा है, नींद से वंचित और अविश्वास में डूबा हुआ। वह देखता है कि कैसे लगभग 20 कैदियों को, जिनमें उसकी बहन भी शामिल है, एक बस में लाद दिया जाता है। वह लिली को पुकारता है, लेकिन वह सिर्फ मुड़ती है और बस में चढ़ जाती है। कुछ हफ्तों बाद जेपी को एक वकील के कार्यालय में बुलाया जाता है। वकील लिस्सा टीवी पर उनके अधिकारों के लिए लड़ रही है और इस फैसले को पलटने की कोशिश कर रही है। वह जेपी को बताती है कि वे केस हार गए हैं, लेकिन वे हार नहीं मान रहे हैं और इसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की योजना बना रहे हैं। जेपी पूछता है कि फिन ने बच्चों को भी क्यों निशाना बनाया, जबकि वे कानूनी नागरिक हैं। लिसा समझाती है कि फिन ने उन्हें निशाना बनाया क्योंकि आप्रवासियों के बच्चे आमतौर पर रिपब्लिकन पार्टी को वोट नहीं देते हैं और वह चाहता है कि चुनाव से पहले उन्हें बंद कर दिया जाए। वह यह भी बताती है कि फिन की योजना सभी अवैध आप्रवासियों को देश से निकालने की है, जिसमें जेपी की मां भी शामिल है। लेकिन एक रास्ता है, अगर कोई कानूनी अमेरिकी नागरिक एमिलिया को परिवार के रूप में दावा करता है तो वह रह सकती है। समस्या यह है कि जेपी या लिली को ऐसा करने के लिए जेल से बाहर होना चाहिए। इसके बाद लिसा जेपी को बताती है कि जेल से बाहर निकलने का एक कानूनी तरीका है। एल्डरली अमेरिकन टॉलरेंस अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट एक सामुदायिक सेवा कार्यक्रम है, जहां वॉलंटियर्स वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करते हैं। टीए ने सभी आरोपों को हटाने की पेशकश की है, अगर वे बिना किसी समस्या के कार्यक्रम को पूरा करते हैं। कोई और विकल्प न देखकर जेपी सहमत हो जाता है।
उम्मीद करता है कि वह अपनी माँ को देश से निकाले जाने से बचा लेगा और उनकी जिंदगी को सामान्य कर पाएगा। जेपी के साथ कैमिलिया, बिग मैक, क्रिस और माइका भी साइन अप करते हैं। कैमिलिया एक मैक्सिकन नेटिव अमेरिकन एक्टिविस्ट है। बिग मैक एक मजाकिया आदमी है जिसे यह पता नहीं है कि उसे काले होने, लैटिन होने या दोनों के कारण गिरफ्तार किया गया है। क्रिस को क्रोनिक एंजाइटी, भ्रम और अन्य मानसिक समस्याएं हैं। माइका एक वीगन और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है जो यह सुनिश्चित नहीं है कि यह एक अपराध है। अपने अंतरों के बावजूद वे सभी एक ही कारण से यहाँ हैं, अपने आप प्रवासी माता पिता की मदद करना। उनके ट्रेनर ब्रूस, जो सुरक्षा प्रमुख भी हैं, समझाते हैं कि उनके पहने हुए एंकल मॉनिटर बीप करेंगे अगर वे अनुमति के समय से बाहर अपने कमरों से निकलते हैं। अगर वे 5 मिनट के भीतर वापस नहीं आते हैं तो इसके परिणाम होंगे। ट्रेनिंग के बाद उन्हें एक शानदार संस्थान में ले जाया जाता है और एडी संस्थापक से मिलवाया जाता है। एडी उन्हें बताता है कि वे इस अवसर का उपयोग वरिष्ठ नागरिकों से सीखने और उनकी दैनिक जरूरतों में मदद करने के लिए करें। वह सिंथिया और जेम्स को परिचालन अधिकारियों के रूप में पेश करता है जो उन्हें घुमाते हैं और समझाते हैं कि उनकी सबसे महत्वपूर्ण नौकरी मेहमानों का मनोरंजन करना और उन्हें शांत रखना है। टूर के दौरान बिग मैक एक वृद्ध व्यक्ति को टूथब्रश तेज करते हुए देखता है लेकिन चुप रहता है। बाद में उन्हें मीटलॉफ परोसा जाता है जिसे बिग मैक घृणित पाता है। वह माइका से एडी से शिकायत करने के लिए कहता है, यह सोचकर कि वह ग्रुप में सबसे ज्यादा गोरी दिखती है। क्रिस खाने पीने से इनकार कर देता है, यह कहते हुए कि केवल उसकी माँ का खाना सुरक्षित है और ये लोग उसे जहर देने की कोशिश कर रहे हैं। निराश होकर कैमिलिया तूफान की तरह बाहर निकल जाती है क्योंकि लोग इसे समर कैंप की तरह ले रहे हैं। इसके बाद जेम्स उनकी वर्दी लाता है और वे काम शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि वृद्ध लोगों के साथ कैसे बातचीत करें। माइका सुझाव देती है कि जेपी कॉमन रूम में ग्रेटा नामक एक वृद्ध महिला को पढ़कर सुनाए। जैसे ही जेपी पढ़ता है, ग्रेटा बोलने के लिए संघर्ष करती है और अचानक उसे कहती है, तुम यहाँ मर जाओगे। हैरान जेपी देखता है कि सिंथिया दौड़ कर आती है और ग्रेटा को एक ड्रग इंजेक्ट करती है जो उसे सुला देती है। जेपी उलझन में रह जाता है और यह नहीं जानता कि कैसे प्रतिक्रिया दें। डिनर पर ग्रुप क्रिस को कम से कम पानी पीने के लिए मनाने की कोशिश करता है लेकिन वह इनकार कर देता है। एक ब्लैक मिरर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वे हमें देख रहे हैं। कैमिलिया पूछती है कि वे कौन हैं, लेकिन क्रिस कहता है कि वह अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है। माइका मजाक में सुझाव देती है कि वह यह जानने के लिए भाग जाए। सुझाव को गंभीरता से लेते हुए क्रिस दरवाजे की ओर बढ़ता है लेकिन वह बंद होता है। तुरंत ब्रूस और एक अन्य गार्ड आते हैं, क्रिस को टेजर से स्टन करते हैं और उसे खींच कर ले जाते हैं। उस रात जेपी सो नहीं पाता और टहलने निकल जाता है। वह एक उल्लू को देखता है जो फैसिलिटी के लोगों के समान है, लेकिन जब वह 1 सेकंड के लिए दूसरी ओर देखता है तो उल्लू गायब हो जाता है। जेपी बाथरूम जाता है लेकिन उसका एंकल मॉनिटर बीप करने लगता है। उसे चेतावनी देता है कि उसके पास वापस लौटने के लिए केवल 5 मिनट हैं। जैसे ही वह वापस भागता है, एक छायादार व्यक्ति उसके कमरे में घुस जाता है। जब जेपी वापस आता है तो वह हैरान हो जाता है कि उसके कमरे में एक वृद्ध महिला है जो बार बार वर्जिल और वर्जिल तुम्हें आजाद करेगा शब्द बड़बड़ा रही है। वह जेपी के पास आती है जो पीछे हटते हुए फर्श पर गिर जाता है। महिला उसके ऊपर चढ़ जाती है, अभी भी वही शब्द दोहराती हुई। तभी सिंथिया, जेम्स और एक अन्य स्टाफ सदस्य दौड़ कर आते हैं, उसे वहीं ड्रग इंजेक्ट करते हैं और उसे ले जाते हैं। इसके बाद एडी सभी रिक्रूट्स को इकट्ठा करता है और समझाता है कि कई वृद्ध मरीजों को एडवांस्ड डिमेंशिया और अल्जाइमर है। लेकिन बिग मैक ये सोचने से रुक नहीं पाता कि क्रिस के साथ क्या हुआ। बाद में जेम्स जेपी को एक मरीज दिखाता है जो लगातार सभी को काटने की कोशिश करता है। जब जेम्स जेपी को नस्लीय गाली देता है तो जेपी जवाब देता है। एडी हस्तक्षेप करता है और स्थिति को शांत करता है। कुछ देर बाद जब जेपी कुछ वृद्ध मरीजों को बिस्तर पर लिटाने में मदद कर रहा होता है तो उनमें से एक उसे काट लेता है, जिससे वह अपने खून को देखकर बेहोश हो जाता है। बाद में जेपी कार रूम में जागता है और लिली को देखता है जो उसे बताती है कि वह पूरे समय पास ही थी। वह उसे याद दिलाती है कि वह अपना वादा निभाए और घर का ख्याल रखे। लेकिन अचानक कमरा अंधेरा हो जाता है और जेपी जाग जाता है। यह सब एक सपना था। माइका पास में होती है और पूछती है कि वह कैसा महसूस कर रहा है। वह कहती है कि वह बाकी ग्रुप के साथ समय बिताने के बजाय उसके साथ समय बिताना पसंद करेगी। लंच पर बिग मैक भयानक खाने के बारे में शिकायत करता है
और मजाक करता है कि वह एक हैमबर्गर के लिए कुछ भी करेगा। कैमिलिया फिर सिंथिया से पूछती है कि क्रिस कहाँ है, और सिंथिया उन्हें बताती है कि उसे बुरे व्यवहार के लिए एक डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है, यह चेतावनी देते हुए कि जो कोई भी भागने की कोशिश करेगा उसके साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन बिग मैक जोर देकर कहता है कि वह झूठ बोल रही है। उन्हें क्रिस का इनहेलर दिखाता है जिसे क्रिस कभी नहीं छोड़ता। उस रात बिग मैक ग्रेटा को फिलिप के कमरे में ले जाता है ताकि वे एक फिल्म देख सकें। टीवी सेट करते समय फिलिप के हाथ अचानक मुड़ते और टूटते हैं, जिससे ग्रेटा डर जाती है। फिलिप कुछ पल के लिए सांस लेना बंद कर देता है, फिर उसका शरीर हिलने लगता है। उसकी हड्डियां अप्राकृतिक रूप से मुड़ जाती हैं। वह फर्श पर गिर जाता है और उल्टा हो जाता है। डरावनी तरह से बिग मैक की ओर बढ़ता है, जैसे फिल्म द रिंग की लड़की। डर से सहमा बिग मैक भाग जाता है। ग्रेटा को फिलिप के साथ अकेला छोड़ देता है। अगली सुबह फिलिप को मृत पाया जाता है। एडी रिक्रूट्स को बताता है कि उसे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन बिग मैक जेपी को डरावनी घटना के बारे में बताता है, यह कहते हुए कि यह उसने अब तक की सबसे डरावनी चीज देखी है। बाद में एडी जेपी और जेम्स को गार्डन में ले जाता है और उन्हें वह उल्लू दिखाता है जिसे जेपी ने पहले देखा था। वह उन्हें बताता है कि उल्लू का नाम वर्जिल है, जो फैसिलिटी का रक्षक है, बाहर और अंदर दोनों तरफ। एडी उन्हें एक साथ काम करने और कार्यक्रम के सामान्य लक्ष्य के लिए अपने मतभेदों को भूल जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। वे गले मिलते हैं, लेकिन जब एडी नहीं देख रहा होता है तो जेम्स जेपी को नस्लीय गालियां देता है। जेपी जोर देकर कहता है कि वह लंबे समय तक गले मिलेगा। इस अवसर का उपयोग करके एंकल मॉनिटर की चाबियां चुरा लेता है। उस रात जेपी अपना मॉनिटर खोलता है और बिग मैक के कमरे में घुस जाता है, जहां वह बिग मैक को स्क्रब और विभिन्न कॉस्मेटिक उत्पादों के साथ पाता है। बिग मैक जेपी से वादा करवाता है कि वह किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि वह हमेशा से खुद को एक गुंडा बताता रहा है। जेपी फिर कैमिलिया और माइका को इकट्ठा करता है और ग्रुप पूल की ओर जाता है ताकि वे आराम कर सकें। कुछ देर बाद जेपी और माइका किस करते हैं और पूरी रात साथ बिताते हैं। अगली सुबह जेपी एक वृद्ध महिला के बगल में जागता है और हैरान हो जाता है। माइका हंसती हुई अंदर आती है और वृद्ध महिला को कमरे से बाहर ले जाती है, जेपी का मजाक उड़ाते हुए कि क्या हुआ। बाद में जब जेपी और बिग मैक गार्डन में बात कर रहे होते हैं तो जेपी ग्रेटा को एक कोई कैचर पकड़े हुए देखता है, जो उसकी बहन द्वारा बनाए गए कोई कैचर्स के समान है। जेपी उसके पास जाता है और पूछता है कि उसे ये कहाँ से मिला। ग्रेटा उसे कोई कैचर देती है और उसका हाथ पकड़ती है, जैसे कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहती हो। लेकिन तभी सिंथिया और जेम्स आते हैं, उसे हमेशा की तरह ड्रग इंजेक्ट करते हैं और उसे ले जाते हैं। जेपी और ग्रुप इकट्ठा होते हैं और बात करते हैं। कैमिलिया और बिग मैक स्वीकार करते हैं कि उन्हें पूल पार्टी के बाद ज्यादा कुछ याद नहीं है, जैसे कि उन्हें ब्लैकआउट हो गया हो। कैमिलिया उन्हें अपनी गर्दन पर एक निशान दिखाती है, जो वृद्ध लोगों को सिंथिया द्वारा दिए जाने वाले इंजेक्शन के निशान से मिलता जुलता है। ग्रुप को एहसास होने लगता है कि कुछ अजीब चल रहा है। बाद में जेपी ग्रेटा द्वारा दिए गए कोई कैचर की जांच करता है और उसके अंदर एक छिपा हुआ संदेश पाता है, मदद करो। रात में जेपी ग्रेटा के कमरे में घुस जाता है, लेकिन जब सिंथिया और जेम्स अंदर आते हैं तो उसे बिस्तर के नीचे छिपना पड़ता है। वह सुनता है कि सिंथिया कहती है कि ग्रेटा बहुत ज्यादा घबरा रही है और उन्हें उसकी खुराक बढ़ाने की जरूरत है। वह यह भी कहती है कि ग्रेटा ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। जब वे चले जाते हैं तो जेपी ग्रेटा की गर्दन की जांच करता है ताकि इंजेक्शन का निशान पुष्टि कर सके, लेकिन जो वह पाता है वह उसे झटका दे देता है। ग्रेटा की गर्दन पर वही तितली का टैटू है जो लिली के पास था। जेपी को एहसास होता है कि ग्रेटा वास्तव में उसकी बड़ी बहन लिली है। सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, वह उसे चेतावनी क्यों दे रही थी और उसे कोई कैचर बनाना कैसे आता था। फिर जेपी भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स उसे पकड़ लेता है और उसे वहीं ड्रग इंजेक्ट करता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। अगली सुबह बिग मैक हैरान हो जाता है जब उन्हें नाश्ते में हैमबर्गर परोसा जाता है, लेकिन वह और अन्य लोग जेपी के अचानक गायब होने पर संदेह करने लगते हैं। क्रिस के बारे में सच्चाई जानने के बाद वे जांच करने का फैसला करते हैं, जबकि कैमिलिया नजर रखती है। बिग मैक और माइका जेम्स के ऑफिस में घुस जाते हैं। जब वह बाहर जाता है, वे कमरे की तलाशी लेते हैं और एक बड़ी मशीन का ब्लूप्रिंट पाते हैं और पता लगाते हैं कि क्रिस को एकांत कारावास में रखा गया है। तभी कैमिलिया उन्हें चेतावनी देती है कि जेम्स वापस आ रहा है। बिग मैक और माइका छिपने और बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसी बीच जेपी एक तहखाने में जागता है, एक कुर्सी से बंधा हुआ।
उसके आधे शरीर, उसका चेहरा, बाल और धड़ नाटकीय रूप से बूढ़ा हो गया है। वह 2 अन्य लोगों को देखता है जिनके शरीर भी आधे बूढ़े हो गए हैं। उसे एहसास होता है कि कुछ भयानक चल रहा है। इसके बाद बिग मैक को छत की सफाई का काम सौंपा जाता है। जब वह सीढ़ी पर होता है तो वह वृद्ध व्यक्ति जो टूथब्रश तेज कर रहा था अचानक व्हील चेयर से उठता है और सिंथिया को छुरा घोंपने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूस हस्तक्षेप करता है। उस आदमी को सीढ़ी में धकेल देता है जिससे बिग मैक गिर जाता है। सिंथिया बिग मैक की नब्ज जांचती है और जेम्स को सतर्क करती है। उसी समय एडी गवर्नर फिन से मिलता है और उनकी पागल योजना का खुलासा करता है। एडी की एल्डरली केयर फैसिलिटी वास्तव में एक कत्लखाना है जो बाजार को सस्ता मांस आपूर्ति करता है, जो असली मांस जैसा स्वाद देता है। फैसिलिटी के नीचे मशीन द्वारा मांस को प्रोसेस किया जाता है और व्यावसायिक रूप से बेचा जाता है। सबसे बुरी बात यह है कि यह भयानक प्रथा 12 अन्य शाखाओं में भी हो रही है। इसके बाद जेपी माइका से टकराता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने क्या खोजा है, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ सके जेम्स आता है और जेपी माइका की ओर पीछे हटता है। एक चौंकाने वाली घटना में माइका जेपी को ड्रग इंजेक्ट करती है, ये खुलासा करते हुए कि वह पूरे समय इस ऑपरेशन का हिस्सा थी। बाद में उस रात जेपी एक कुर्सी से बंधा हुआ जागता है एडी के सामने। माइका भी वहां होती है और एडी उसकी प्रशंसा करता है, उसे एक आदर्श जासूस बताता है। माइका ठंडे दिल से जेपी को बताती है कि उनके बीच कुछ भी वास्तविक नहीं था। एडी आगे बताता है कि वकील जिसने जेपी को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजी किया था भी इस साजिश में शामिल था। वह यह भी कहता है कि जल्द ही मशीन पूरी तरह से स्वायत्त हो जाएगी और उन्हें किसी श्रम की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद बिग मैक कैमिलिया को छत से एक चाबी देता है ताकि वह अपना एंकल मॉनिटर खोल सके। वह भागती है, ये नहीं जानती कि कहाँ जाना है, और कैफेटेरिया में पहुंच जाती है। वहां वह ब्लैक मिरर को तोड़ती है जिससे क्रिस ने कहा था कि वे उन्हें देख रहे हैं, और उसके पीछे एक छिपा हुआ कमरा पाती है जिसमें एक कुर्सी होती है, यह साबित करते हुए कि क्रिस सही था। लेकिन इससे पहले कि वह भाग सके जेम्स उसे आश्चर्यचकित कर देता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है जो उस कमरे के समान है जहां जेपी को रखा गया था। बाद में माइका भयानक सच्चाई का खुलासा करती है। मांस को नरम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं ने हड्डियों को कमजोर कर दिया और दिमाग को विकृत कर दिया। यही कारण है कि वे सभी इतनी तेजी से बूढ़े हो रहे हैं। फैसिलिटी का नर्सिंग होम होना इस ऑपरेशन को छिपाने में मदद करता है, किसी भी संदेह को दूर रखता है। माइका यह भी बताती है कि लिली अभी भी जीवित है, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं। अगली रात जेपी कैमिलिया से मिलता है जिसका शरीर पहले ही आधा बूढ़ा हो चुका है, और वे डिनर के बाद भागने की योजना बनाते हैं। जब समय आता है तो जेपी लिली को ढूंढता है और उसे याद दिलाता है कि वह कौन है। तभी जेम्स, सिंथिया और माइका सभी को ड्रग इंजेक्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन वृद्ध निवासी एकजुट होकर विरोध करते हैं। जेपी कमरे से भाग जाता है जबकि ब्रूस उसका पीछा करता है। जेपी छिप जाता है, फिर ब्रूस पर हमला करता है, लेकिन ब्रूस बहुत मजबूत होता है और आसानी से उसे पछाड़ देता है। अचानक बिग मैक छत से गिरकर ब्रूस पर हमला करता है और उसे गला घोंटता है, जबकि जेपी ब्रूस के पैर पकड़ लेता है। साथ में वे उसे बेहोश कर देते हैं और बिग मैक जेपी को वापस खड़ा करने में मदद करता है। इसी बीच एक अन्य गार्ड कमरे में प्रवेश करने की कोशिश करता है, जबकि वृद्ध और देखभाल करने वाले अराजक लड़ाई में उलझ जाते हैं। जेपी सावधानी से चलता है, खुद को ढकते हुए कमरे से बाहर निकलता है। अराजकता के बीच जेपी, कैमिलिया और लिली एक लिफ्ट में फिसल जाते हैं, लड़ाई से बचकर। लिफ्ट सतह तक पहुंचने से पहले रुक जाती है। कंट्रोल रूम से लाइट शट डाउन हो जाती है। जेपी बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने का फैसला करता है, जबकि बिग मैक और वृद्ध लोग देखभाल करने वालों को हराकर खुद को मुक्त कर लेते हैं। जेपी एक कमरे में जाता है जहां क्रिस को एक पिंजरे में बंद पाता है जो फिलिप की तरह ही अजीब तरह से हिल रहा है। अचानक एडी प्रकट होता है और जेपी पर हमला करता है, उसे काटने वाली मशीन में फेंक देता है। इससे पहले कि जेपी कटे, कैमिलिया आती है और एडी के सिर पर डंडे से प्रहार करती है, उसे बचाती है, लेकिन एडी ठीक हो जाता है। कैमिलिया को एक मेज पर फेंक देता है और जेपी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। इसी बीच लिली क्रिस को फिलिप की तरह व्यवहार करते हुए देखकर समझ जाती है कि उसे क्या करना है। वह क्रिस को आजाद करती है जो एडी पर हमला करता है। क्रिस एडी का जबड़ा फाड़ देता है, उसे मार देता है। एडी का शरीर मांस की चक्की में गिर जाता है जिससे वह एक बर्गर पैटी में बदल जाता है।
आखिरकार ये कौश खत्म हो जाता है। जब बचे हुए लोग इकट्ठा होते हैं तो वे लंबी और दर्दनाक रात के बाद सूरज उगते हुए देखते हैं। जो एक साधारण हिरासत के रूप में शुरू हुआ था, वह उन्हें उनकी उम्र से परे बूढ़ा कर देता है और कुछ ने अपनी जान गंवा दी। इस घटना की खबर पूरे देश में फैल जाती है और गवर्नर फिर देश छोड़कर भाग जाता है, ये जानते हुए कि अगर वह पकड़ा गया तो क्या होगा। लिसा, वकील जिसने उन्हें कार्यक्रम में फंसाया था, गिरफ्तार कर ली जाती है और जिस कार्यकारी आदेश ने यह सब शुरू किया था उसे रद्द कर दिया जाता है। अब किसी को भी हिरासत में नहीं लिया जाएगा या देश से नहीं निकाला जाएगा। वैज्ञानिक इस बात पर शोध शुरू करते हैं कि किशोरों पर एडी द्वारा किए गए बुढ़ापे को कैसे उलटा जाए, लेकिन जबकि वे उनकी युवावस्था को बहाल कर सकते हैं, उनके दिमाग और शरीर पर छोड़े गए निशान शायद कभी पूरी तरह से ठीक न हो। ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई और चौंकाने वाली कहानी सबसे पहले आपको मिले। देखने के लिए धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।